हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। हैना एरेड को कंटिन्यू रखेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में हमने हैना एरेड का बेसिक लाइफ स्केच किया था, उसकी कौन कौन सी बुक्स हैं, क्या कुछ मेथोडोलॉजी यूज की हैं और उसके व्यू किए थे टोटलिटेरियनिज्म में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैना एरेड के जो रेस्ट ऑफ द व्यू हैं, लाइक हिज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या है, एक्शन के बारे में वो क्या कह रहे हैं, पावर के बारे में उनके क्या विचार हैं, वॉयलेंस के बारे में क्या विचार हैं, सिटीजनशिप के बारे में उनके क्या विचार हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हैना एरेड कंसेप्ट ऑफ एक्शन, ह्यूमन एक्शन। तो हैना एरेड पांच कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हैना एरेड की जो बुक है ऑन ह्यूमन कंडीशन, इसमें वो अपनी पॉलिटिकल फिलोसॉफी को डिस्कस कर रहे हैं इस बुक में। तो यहाँ पे वो जो ह्यूमन एक्शन है उसको डिवाइड कर रहे हैं, ह्यूमन एक्शंस को, कि एक जो मनुष्य है वो क्या का कार्य करता है। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक तो कंटेम्पलेशन, और एक है एक्शन। कंटेम्पलेशन के जो लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं वीटा कंटेम्प्लेट्रा। ये पूछा गया है एक नेट के एग्जाम में, शायद 21 या 22 वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंटेम्पलेशन के लिए हैना एरेड कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये है थिंकिंग। कंटेम्पलेशन क्या होती है? थिंकिंग। तो यहाँ पे कंटेम्पलेशन के बारे में लिखते हुए हैना एरेड कहते हैं कि जो कंटेम्पलेशन है या थिंकिंग है या आइडिया जनरेशन का जो काम है उसको इनसिग्निफिकेंट बताते हैं। यहाँ पे कंटेम्पलेशन को लेसर इंपॉर्टेंस देते हुए हैना एरेड प्लेटो को भी क्रिटिसाइज करती हैं, क्योंकि जो प्लेटो है वो क्या कहता है कि रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज़, कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वह आइडियाज़ की, विचारों की परछाई मात्र है। यानी कि यहाँ पे हैना एरेड और जो प्लेटो है उसके विचारों में ब्रेक है। प्लेटो को वो डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि थिंकिंग इज लेसर इम्पोर्टेंट, जो वास्तविकता है वो क्या है? एक्शन है। वास्तविकता ज़्यादा इंपॉर्टेंस करती है, आइडियाज़ लेसर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम उनकी मेथोडोलॉजी को देखते हैं, क्योंकि वो कह रही है ना कि ऑब्जेक्ट को वैसे डिस्क्राइब करना जैसे हम उनको देख रहे हैं, एज दे अपीयर, यानी कि हमें कोई एक्सटर्नल अजम्पशन, कोई इंटरनल अजम्पशन नहीं अज्यूम करनी है मैटर्स के बारे में या आइडियाज़ के बारे में या फिनोमिनाज के बारे में, इवेंट्स के बारे में। हमें उनको वैसे डिस्क्राइब करना जैसे वो हमें अपीयर हो रहे हैं। इसलिए इसको वीटा कंटेम्पलेट्रा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हैना एरेड। हैना एरेड फर्दर जो एक्शंस है, जो ह्यूमन एक्शंस है, उनको डिवाइड करती हैं 3 पार्ट्स में। एक है लेबर, नेक्स्ट है वर्क, नेक्स्ट है, ये जानबूझ के मैं कर रही हूँ, इसको इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगी आपको, एक्शन। यानी कि ये लेबर है, ये एक्शन है, ये वर्क है और ये एक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन है, दूसरे नंबर पे वर्क है, तीसरे नंबर पे लेबर है। यहाँ पे अगर देखें तो जहाँ पे वो प्लेटो को क्रिटिसाइज कर रही हैं, वहीं एक्शन को इम्पोर्टेंस देके वो कार्ल मार्क्स के भी आइडियाज़ के नियरर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मार्क्स है वो मटेरियल एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंस देता है ना, और एक्शन को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो उसी ट्रेडिशन में, मार्क्स की ट्रेडिशन में, यहाँ पे एक्शन को इम्पोर्टेंस देती हैं, लेकिन आगे जाके मार्क्स से भी एक स्टेप आगे निकल जाती हैं हैना एरेड, और वो जो ह्यूमन एक्शन है उनको फर्दर क्रिटिसाइज कर देती है। एक लेबर कैटेगरी है, एक वर्क कैटेगरी है, एक एक्शन कैटेगरी है। तो जो लेबर है, सबसे पहले उस पर अपने विचार देखते हैं। ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है एक्शन की, लोवेस्ट कैटेगरी है ये लोवेस्ट कैटेगरी का ह्यूमन एक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो मनुष्य है वो पशुओं की तरह अपनी जो दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जो नेसेसिटीज हैं, उनके अंडर रह के उनको
उनको फुलफिल करने में लगा रहता है, यानी कि जो मनुष्य है वो अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करने में यहाँ पे लगा रहता है, इसलिए लोवेस्ट कैटेगरी है ह्यूमन एक्शन की, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है वर्क, ये सेकंड इम्पोर्टेंस है इसकी, सेकंड इम्पोर्टेंस, ये लेबर से सुपीरियर है बट एक्शन से इन्फीरियर है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है, जो मनुष्य जो काम करता है वो सोसाइटी के अंतर्गत रह के काम करता है, सोसाइटी के अंतर्गत रह के काम करता है, यानी कि यहाँ पे मनुष्य सोशल स्फेयर में आता है और जो दूसरे ह्यूमन बीइंग हैं उनके कांटेक्ट में आके यहाँ पे मनुष्य काम कर रहा है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है लेबर कैटेगरी से। यानी कि सेकंड लेवल की इंपॉर्टेंस किसको है, वर्क को। मैंने जानबूझ के इस तरह का डायग्राम बनाया कि आपको याद रह जाए, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क है। जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है या जो फर्स्ट नंबर का जो एक्शन है, जो सुपीरियर एक्शन है दोनों के कंपैरिजन में, वो है एक्शन, ये है जब मनुष्य सिविक पार्टिसिपेशन करता है, सिविक पार्टिसिपेशन। जब मनुष्य पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो वह अपनी फ्रीडम को रियलाइज कर रहा होता है, वह सुपीरियर क्वालिटी का एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि हैना एरेड की वही सेंट्रल कंसर्न है यहाँ पर भी। टोटलिटेरियनिज्म को ख़त्म करना है, उसके लिए भी सिविक पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है, और एक्शन भी जो है सुपीरियर जो क्वालिटी का एक्शन है वो है क्या है, सिविक पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हैना एरेड है उस पर किसका प्रभाव है, अरस्तु का, क्योंकि अरस्तु भी जो स्लेव है और जो मास्टर्स है, मास्टर्स की एक्टिविटीज़ को सुपीरियर बनाता है, और जो अरस्तु है वो उन्हीं को नागरिक मानता है जो एक्टिवली स्टेट के कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो हैना एरेड है वो सिविक पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस दे रही है और इसी को सबसे उत्तम क्वालिटी का वर्क बता रही है ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ह्यूमन एक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्या क्रोनोलॉजी है सुपीरियरिटी ऑफ एक्शंस, लेबर एंड वर्क। तो यहाँ पे ये क्रोनोलॉजी आपको पूछी जा सकती है वहाँ पे, ठीक है। मैचिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखें। वो हम बात करते हैं हैना एरेड के व्यू ऑन रेवोल्यूशन। तो उनकी जो बुक है ऑन रेवोल्यूशन, ऑन रेवोल्यूशन पुस्तक है हैना एरेड की, इसमें वो रेवोल्यूशन पर अपने विचार दे रहे हैं। यहाँ पर वो कंपैरिजन कर रहे हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन का और फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसको टेल ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, टेल ऑफ नेसेसिटी, और इसको वो टेल ऑफ फ्रीडम कहते हैं, टेल ऑफ फ्रीडम। क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें बेसिकली जो रीजन था रेवोल्यूशन का, वो लोगों ने रिवोल्ट किया क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक जो आवश्यकताएं थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी। फ्रांस में इकोनॉमिक ट्रेजेडी थी, लोगों की जो आर्थिक अवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए लोगों ने यहाँ पर रेवोल्यूशन किया। लेकिन अमेरिका के लोगों ने जो रेवोल्यूशन किया वो फ्रीडम के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा खराब नहीं थी, इस वजह से वो अमेरिकन रेवोल्यूशन को प्रेज करती हैं। और यही कारण है कि अपने लेटर डेज में जो हैना एरेड थी वो अमेरिका में जाकर रहने लगी थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन को टेल ऑफ नेसेसिटी कहती हैं, इसको अप्रिशिएट नहीं करती हैं। वो कहते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रीडम को इंश्योर कर रहा है। अब उनके जो फ्रीडम पे जो विचार हैं, हैना एरेड के जो फ्रीडम पे जो विचार हैं, तो वो उन पर जेएस मिल का प्रभाव दिखता है। फ्रीडम के जो विचार है ना हैना एरेड के, फ्रीडम की जो कंसेप्ट है उस पर जेएस मिल, आप देखोगे कि इन थिंकर्स के प्रभाव को हमने डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये हैना एरेड के विचारों को प्रभावित कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जेएस मिल की जब हमने कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी की थी तब हमने किया था कि जेएस मिल 3 टाइप ऑफ लिबर्टी की बात कर रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट लिबर्टी थी, थॉट एंड एक्सप्रेशन की जो लिबर्टी थी, उसको हैना एरेड सबसे उत्तम मानती है, उसको सपोर्ट करती हैं। लिबर्टी या फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। एक बात याद रखना कि जो लिबर्टी शब्द है वो जेएस मिल यूज कर रहा है, हैना एरेड लिबर्टी वर्ड को यूज नहीं कर रही है। हैना एरेड ने अपनी कंसेप्ट जब अपनी कंसेप्ट दे रही है फ्रीडम के बारे में,
तब उन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम को डिस्कस किया है, उसको डिफ्रेंशिएट किया है। हैना एरेड के अनुसार जो लिबर्टी है दैट इज अब्सेंस ऑफ टायरनी, दैट इज अब्सेंस ऑफ टायरनी या अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स, लेकिन जो फ्रीडम है दैट इज रियलाइजेशन ऑफ वन सेल्फ। इट इज़ सिविक पार्टिसिपेशन। अगेन वो कहते हैं कि फ्रीडम जब आती है लोगों को, जब वो दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं, पब्लिक स्फेयर में आते हैं और सिविक पार्टिसिपेशन करते हैं, तब फ्रीडम इंश्योर होती है, तब लोग अपने फ्रीडम का इंजॉय कर पाते हैं। इसलिए वो फ्रीडम और लिबर्टी में डिफ्रेंशिएट करती हैं। हालांकि जो जे.एस. मिल की कंसेप्ट लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है वो उसको बेस्ट मानती हैं, लेकिन लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को तभी रियलाइज़ किया जा सकता है जब मनुष्य पब्लिक स्फेयर में आता है, सिविक पार्टिसिपेशन करता है, तब वो फ्रीडम को रियलाइज कर रहा होता है, लिबर्टी का नहीं। यानी कि उस हैना एरेड के अनुसार जो लिबर्टी है वो सुपीरियर नहीं है, फ्रीडम जो है वो लिबर्टी से सुपीरियर है। बात करते हैं हैना एरेड की जो कंसेप्ट ऑफ पावर है, व्यू ऑन पावर। तो हैना एरेड के आइडियाज़ में जो हमें पावर की जो कंसेप्ट मिलती है वो अनकन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल। यानी कि जो अब तक जो चली आ रही कंसेप्ट थी पावर की, हैना एरेड के टाइम से पहले की जो पावर की कंसेप्ट थी, उनको रिजेक्ट करती हुई अपने ही वे में पावर को डिफाइन कर रही है हैना एरेड। उनकी पावर की कंसेप्ट को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पावर, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पावर। ठीक है, तो हैना एरेड जो पावर की कंसेप्ट को डिफाइन करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती हैं, पावर और पावर से संबंधित जो कंसेप्ट होती हैं उसमें डिफरेंशिएट करती है। यानी कि पावर वर्सेस फोर्स, पावर वर्सेस स्ट्रेंथ एंड पावर वर्सेस वायलेंस। इन तीनों में डिफरेंशिएट करती हैं हैना एरेड फर्स्ट। उसके बाद पावर के बारे में वो अपने विचार रखती हैं। हैना एरेड कहती है कि जो फोर्स है वो नेचुरल वर्ल्ड से संबंधित है, जो प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक जो संसार है उससे संबंधित है फोर्स, और जो पावर है वो ह्यूमन बीइंग की कंसेप्ट है, ह्यूमन कंडीशन से रिलेटेड है, ये ह्यूमन रिलेशंस को दर्शाती है। नेक्स्ट जो डिफरेंशिएट कर रही है पावर और स्ट्रेंथ के बीच में डिफरेंशिएट कर रही है, वो कहती है जो स्ट्रेंथ है वो प्राइवेट स्फीयर से बिलोंग करती है, एक इंडिविजुअलिस्टिक है, एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जो पावर है वो पब्लिक कंसेप्ट है। मनुष्य को पावर तभी प्राप्त होती है जब वो पब्लिक स्फीयर में आता है। नेक्स्ट जो पावर और वायलेंस में डिफरेंशिएट करते हुए हैना एरेड कहती हैं कि जो वायलेंस है वो ब्रूट होता है, वो नेगेटिव होता है, लेकिन जो पावर है वो पॉजिटिव होती है। वायलेंस का मतलब दूसरे को परेशान करना होता है, हराश करना होता है, लेकिन पावर का मतलब होता है फ्रीडम को इनलार्ज करना। वायलेंस फ्रीडम को ख़त्म करता है, लेकिन जो पावर है वो फ्रीडम को इनलार्ज करती है। ठीक है, इन तीनों कंसेप्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद जो हैना एरेड है वो पावर के बारे में अपने विचार रख रही है। तो हैना एरेड के अनुसार जो पावर है वो सू जेनरिस है। सू जेनरिस मतलब कि पावर अपने आप में जनरेट हो जाती है, अपने आप में एमर्ज हो जाती है जब लोग पब्लिक स्फेयर में आते हैं। यानी कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समाज के अन्य व्यक्तियों के कांटेक्ट में आता है तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, यानी कि इटसेल्फ एमर्ज हो जाती है जब व्यक्ति पब्लिक स्फेयर में आता है। नेक्स्ट जो है पावर इज नॉट परमानेंट, पावर कैन नॉट बी स्टोर्ड, नॉट परमानेंट। यानी कि जो पावर है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है आज कोई पावरफुल है, कल कोई पावरफुल हो जाए, जो व्यक्ति पब्लिक स्फेयर में जाएगा वही पावरफुल रहेगा। और पावर सू जेनरिस है, ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, पावर को स्टोर नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट जो है, जो पावर है दैट इज अ फीचर ऑफ कम्युनिटी, फीचर ऑफ कम्युनिटी, फीचर ऑफ कम्युनिटी। जो पावर है वो कम्युनिटी का फीचर है, इंडिविजुअल फीचर नहीं है। एक व्यक्ति पावरफुल नहीं हो सकता, वह अपने समुदाय के साथ पावरफुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, पावर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पुलिस और ब्यूरोक्रेटिक पावर। ब्यूरोक्रेटिक पावर या ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन। जो पावर है वो इकोनॉमिक स्टेटस पे या जो मटेरियल कंडीशंस है, मटेरियल एग्जिस्टेंस है, उस पर डिपेंड नहीं करती। पावर डिपेंड करती है सिविक पार्टिसिपेशन पे। जो कह रही है वो ये कह रही है कि जो पावर है वो डिपेंड करती है सिविक पार्टिसिपेशन में, और किसी उस पर डिपेंड नहीं करती है। पुलिस पावर पर डिपेंड नहीं करती है, ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है, पावर डिपेंड करती है सिविक रिपब्लिकनिज्म में। ओके, नेक्स्ट जो बात कर रही है हैना एरेड, वो कहती है कि पावर डज नॉट रिक्वायर लेजिटिमेसी, पावर इटसेल्फ इज लेजिटिमेट। जब लोग सिविक पार्टिसिपेशन करते हैं तो वो लेजिटिमेटली करते हैं, उसको किसी की प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, किसी की लेजिटिमेसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती, पावर अपने आप में लेजिटिमेट है। इस तरह हम देखते हैं कि जो हैना एरेड के व्यू है पावर पर वो काफ़ी अनकन्वेंशनल है, क्योंकि वो इकोनॉमिक स्टेटस को भी पावर नहीं मानते, वो पॉलिटिकल स्टेटस को भी पावर नहीं मानते, वो ब्यूरोक्रेटिक स्टेटस को भी पावर नहीं मानते। उनके अनुसार पावर वही है जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सिविक अफेयर में। तो उनका जो सिविक पार्टिसिपेशन का जो कंसेप्ट है वही आधारशिला है उनके रेस्ट ऑफ व्यूज का भी, क्योंकि इसके द्वारा डिक्टेटरशिप को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसके द्वारा टोटलिटेरियनिज्म को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसके द्वारा फ्रीडम को भी इंश्योर किया जा सकता है। और हैना एरेड के अनुसार उन्हीं व्यक्तियों को नागरिक समझा जाना चाहिए, उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्रोवाइड की जानी चाहिए जो एक्टिवली सिटीजनशिप राइट्स का प्रयोग करते हैं, जो एक्टिवली स्टेट के कार्यों में जो सिविक पार्टिसिपेशन है उसको करते हैं, उन्हीं को नागरिकता दी जानी चाहिए। यानी कि अगेन वो अरस्तु के प्रभाव में आके नागरिकता उन्हीं व्यक्तियों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिविक अफेयर्स में। तो ये थे हैना एरेड के व्यूज। इनके जो कंसेप्ट ऑफ पावर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके जितने भी आइडियाज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट के एग्जाम में हर साल लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। तो इनकी बुक्स देख लेना आप, मैथडोलॉजी देख लेना, मैचिंग क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियोज़, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ टेल मी विच काइंड ऑफ वीडियो यू वांट, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताएं कमेंट करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।